हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट दिया जाता है। हिंदी में बच्चों हम फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले की जो सीरीज हमने चलाया था आप लोग ऑलरेडी देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में क्रम से आप लोग भटकना नहीं, बढ़िया जा करके देखना, है ना। ये चीज नोट्स में भी अब मिलने लगा है। जो बच्चे अब नोट्स लेते हैं उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देते हैं। यदि कोई बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है, मात्र 100 रुपए बच्चों नोट्स आपको मिलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, बढ़िया नोट्स लें और चौचक रूप से तैयारी करें। आज सुपर फास्ट करेंगे, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे समझने के लिए, ठीक है। लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन का क्या तात्पर्य है बच्चों। जब कोई चीज आकर्षक लगने लग जाए और उसको हम खरीद लेते हैं जो कि उपयोगी नहीं होता, वो बाजारूबाद होता है, यानी बाजारूपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो बिक्री करने वाला व्यक्ति है किसी अनुपयोगी चीज को आकर्षक बना देता है और उसे खरीदने वाला व्यक्ति आकर्षक जरूरी समझ करके उसे खरीद लेता है ना। एकदम लुभावना वो वस्तु दिखता है जिसका वो खरीद लेता है, जिससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलती है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों की बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक धमक या दिखावा। देखते हैं ना, जैसे कोई कपड़ा ही है, आप लोग कपड़े की दुकान में जाओ तो कम से कम 10 लाइट जलाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शाइनिंग अच्छे से आए और आप खरीद लेते हो और जब घर आते हो एक बार उसको धोते हो तो उसकी शाइनिंग सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आकर्षक था, वो बाजारवाद को बढ़ावा था। समझ रहे हैं? जब माल बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहक को ठग देते हैं, यही ठगने लगते हैं भाई। मतलब इतना अच्छा बना देंगे उसको, दिखने में इतना मतलब सुंदर सुडौल लगेगा, लेकिन वास्तविक रूप से उतना सही माल नहीं रहता, वहां बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों को ना खरीदने के बजाय मनी पावर दिखाने के लिए बाजार के माल को खरीदता है तो वहां भी बाजारूपन आ जाता है। इस व्यवहार में छल, कष्ट और शोषण का भी बोलबाला होता है। कहने का तात्पर्य यही हो गया कि जब बेचने वाला भी किसी सामान को इतना आकर्षक बना देता है, सुंदर बना देता है कि खरीदने वाला उससे अनावश्यक चीजों को भी खरीद लेता है, बाद में उसका उपयोग नहीं होता है, तो ये बाजारवाद को बढ़ावा देता है, बाजारूपन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग अपने पावर को दिखाने के लिए, पैसे, परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति को दिखाने के लिए, है ना, जाते हैं खाली मन से। जब बाजार जाते हैं आकर्षक चीजों को देख करके खरीद लेते हैं, बाद में उसका उपयोग नहीं होता है, उन्हें घर में भी लगता है कि अभी बेकार का चीज हमने ले आया। तो ये सब बाजारवाद को बढ़ावा देता है। इससे लोग क्या हो जाते हैं, ठगे जाते हैं, है ना। लोगों के प्रति वहां पर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष सब उत्पन्न होने लग जाता है। यही सब बाजारवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट यदि किसी बच्चों को लेना है तो ले सकता है, बाकी जो नोट्स लिए उनमें तो रहता ही है। पानी दे गुड़ धानी दे का लेखक का क्या कहना बच्चों। पानी दे गुड़ धानी दे, देखो बच्चों, गुड़ धानी का मतलब गुड़ और अनाज, और गुड़ और अनाज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी की जरूरत पड़ती है। मतलब गुड़ धानी और पानी में बहुत ज्यादा संबंध है। पानी दे गुड़ धानी देने, गुड़ और अनाज बनाने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। पानी केवल ना केवल पीने के लिए कि हम पी लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए, ऐसा नहीं है। खेती में यदि आप लोग किसी भी किसान को देख लो कि खेती में खेत में जो है दाना बो देता है, लेकिन पानी की उम्मीद लगी रहती है। ऐसे गुड़ और अनाज के लिए, गन्ना हम पैदा करते हैं गुड़ के लिए, तो गन्ना पैदा करने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए तो बोला पानी दे गुड़ धानी दे, यानी गुड़ बनाना है हमको तो गन्ने की जरूरत पड़ेगी, और गन्ना बनाना है तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी और गन्ने में, अनाज में बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। केवल सांस लेने के लिए, जीवन यापन के लिए केवल पानी की जरूरत नहीं है कि पानी पी लिए खत्म, जीवन जी रहे हैं, है ना। हवा मिल गया सांस लेकर के और पानी पी लिए तो हमारा जीवन जी रहा है, ऐसा नहीं है। पानी का संबंध केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि अनाज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पानी दे गुड़ धानी दे, पानी से तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए होता है। पानी से हम प्यास बुझा लेते हैं, पानी से हम प्यास बुझा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है। गुड़ धानी का मतलब होता है गुड़ और अनाज। देखो ना, गुड़ धानी का मतलब गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए, ईख फसलों को उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी से गुड़ धानी का बहुत गहरा संबंध है। पानी मात्र पीने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, वह अनाज उगाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किसान जब खेतों में धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की बुआई करता है, बीज डालता है, तो वह मेघों से भी पानी की आस लगाता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर पानी का संबंध, है ना, व्यक्ति और अनाज से किस प्रकार से, उसका यहाँ पे वर्णन करना है बच्चों। पानी दे गुड़ धानी दे, यानी पानी और गुड़ धानी के बीच में गहरा संबंध है। पानी जो होता है मनुष्य के मतलब दैनिक जीवन में जो कार्य होता है उसके लिए उपयोगी होता है। साथ में मनुष्य जब अनाज उगाता है, चाहे किसी भी प्रकार से अनाज हो, गेहूं, दाल, चावल, है ना, ईख, कुछ भी हो बच्चों, गन्ना, जो भी है कहते हैं हम,
सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब खेत में बुआई करता है, बीज डालता है, तो भी वो मेघों से पानी की उम्मीद करता है। ठीक है, यानी पानी ना केवल पीने योग्य होता है बल्कि वह है ना गुड़धानी बनाने मतलब अनाज या गुड़ के लिए जो आप लोग अनाज के लिए खेत में बुआई करते हैं या गुड़ बनाने के लिए जो ईख की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी पानी का विशेष महत्व होता है। ठीक, इसे रटना नहीं है, एक दो बार पढ़ना है, समझना है और फिर बच्चों आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में आंधड़ और बीज का मतलब क्या है? आंधड़ का मतलब ये है, देखो बच्चों, आंधड़ का मतलब ये है कि किसी मतलब चीज को मतलब एक प्रकार से अनुमानित करके या उसको तुलना करके किसी चीज को मान लेना, वो आंधड़ कहलाता है। और बीज मतलब वास्तविक रूप से, जैसे आंधड़ का मतलब कोई पौधा ऐसे ही तैयार हो गया, अनुमानित है कि भाई ये कुछ हमने बोया रहा होगा तो मतलब पौधा तैयार हो गया, या कि पिछले साल कहीं से बीज पड़ा रहा होगा तो पौधा तैयार हो गया। लेकिन जब हमने बीज डाला और फिर पौधा तैयार हुआ तो उसमें तो हम पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे ना। देखिए जरा, रचना के संदर्भ में आंधड़ का तात्पर्य भावना का आवेग, कोई अज्ञात प्रेरणा से कारण मन में कोई भाव जाग उठे। देखो ना, अज्ञात मतलब हमें फिक्स नहीं है, ज्ञात नहीं है। जैसे हम ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं तो हमें ज्ञात है ये आपका बच्चों बीज हो गया। लेकिन जब किसी अज्ञात वस्तु के कारण हमारे मन में भावना उत्पन्न होता है वो आंधड़ होता है। जैसे हिरोशिमा में पत्थर पर झुलसे हुए आदमी का चित्र देखकर कभी अज्ञेय के मन में एक भावात्मक आंधड़ उठ खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए पत्थर पर चित्र उकेरा गया है, झुलसा हुआ है, तो उसके मन में कई सारे भावनाएं उत्पन्न होगी कि ये हो सकता है इस व्यक्ति का मूर्ति हो, इस व्यक्ति का मूर्ति हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चों जब बीज का बात करते हैं तो बीज का तात्पर्य निश्चित विषय वस्तु को मन में जाग उठना, यानी निश्चित विषय वस्तु हो उसका जब मन में जागृत होता है तो वो बीज कहलाता है। जब कोई विषय कवि के हृदय को कुरीदने लगता है और बिंब के रूप में तैयार होकर अभिव्यक्त के लिए व्याकुल होने लगता है तो उसे बीज रोपना कह सकते हैं। मतलब जो अनुमानित कल्पना है वो आपका आंधड़ है और जो वास्तविक कल्पना है वो आपका बीज है। समझ रहे हो बच्चों कि आंधड़ का मतलब ही क्या है? आंधड़ का मतलब है भावना के आवेग में आकर कोई अज्ञात वस्तु के कारण मन में भावना उत्पन्न हो जाए। मतलब अज्ञात चीजों के कारण हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है तो उसे आंधड़ कहते हैं। लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न हो जाए तो वो आपका बीज है। यानी लेखक के मन में जब वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, यानी किसी वास्तविक विषय के बारे में उसके मन में वास्तविक भावना उत्पन्न होता है तो वो बीज कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर? कुल मिलाकर के दोनों फैक्ट में आप लोगों को मेन अर्थ समझना है कि आंधड़ का मतलब है किसी अज्ञात वस्तु को देखकर उसके मन में भाव उत्पन्न होना, संशय बना रहता है, या उसके मतलब तुलनात्मक रूप से भाव उत्पन्न हो तो आंधड़ कहलाता है। लेकिन बीज क्या? बीज का मतलब होता है वास्तविक भाव या वास्तविक विषय का जाग उठना। जब लेखक के मन में किसी वास्तविक घटना को लेकर है ना, किसी वास्तविक विषय को लेकर एकदम प्रतिबिंब बन जाता है और वो लिखने के आतुर हो जाता है, वो आपका बीज कहलाता है। आपको अपने भाषा में रटना नहीं है, बार बार कहता हूं, हिंदी में रटना नहीं है। उस चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन आंसर पढ़ो, ऑलरेडी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, लेकिन रटोगे तो काम नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। संदेह अलंकार की परिभाषा देना। संदेह अलंकार, जहां जैसे किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें संदेह बना रहे, वहां पे संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। सारी बीच नारी है, क्या साड़ियों के बीच में नारी घुसी हुई है, या नारी बीच साड़ी है, क्या नारी के अंदर ही साड़ी डला हुआ है। सारी ही किनारी है, क्या साड़ी ही किनारी बनी हुई है, या नारी की साड़ी बनी हुई है। इसलिए कहा जाता है सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। ये हमसे भैया लगभग 12th क्लास से जब से याद किए हैं आज तक ये भूला नहीं है संदेह अलंकार। और जो बच्चा इस उदाहरण को याद कर लेता है मुझे नहीं लगता कि उसे कभी भूलेगा, यदि थोड़ा भी दिमाग लगाएगा कि भाई संदेह अलंकार, जहां संदेह अलंकार मतलब जहां देखकर भी ऐसा न लगे कि वो वही वास्तविक रूप है, वहां पे संदेह अलंकार होता है। अलंकार किसी चीज को देखकर जब तर्क वास्तविक रूप से निश्चय का ना हो, उसे अन्य किसी सदस्य वस्तु या वस्तुओं का संशय बना रहे तो वह संशय अंत तक समाप्त नहीं होता, वहां संदेह अलंकार होता है। कुल मिलाकर के किसी चीज को हम देख करके अंत तक अनिश्चय हमारे मन में बना रहता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है बच्चों? संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी। चीजें क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत? संदेह अलंकार में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अंत तक संदेह बना रहे, मन में ऐसा भाव हो कि उसका स्पष्ट व्याख्या ना हो पाए, वहां पे संदेह अलंकार होता है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि रीति काल जो है इसमें बहुत सारे कवियों के कवियों ने है ना राज दरबार के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। जो पहले देखो भाई, पहले राज दरबार होता था,
राजा रहते थे, रानियों के साथ ब्याह करते थे, है ना। तो उनके प्रेम प्रसंग का भर भर के श्रृंगार रस का वर्णन किया। श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायक नायिका के मिलन या नायक नायिका के बिछड़ने, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो जब संयोग श्रृंगार मतलब जब नायक नायिका के मिलन का बोध होता है वहां संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के बिछड़ने का बोध होता है वहां वियोग श्रृंगार। तो जब बच्चों नायक नायक मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार है ना। तो वहां राजा रानी के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन होगा, है ना। कवियों ने मतलब भर भर के जो राज दरबारी कवि होते थे राजाओं की महिमा की ही गुणगान करने में लग जाते थे, और ऐसे इसी कारण से श्रृंगार काल कहा गया है रीतिकाल। यानी रीतिकाल में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में कवियों ने भर भर के श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। देखो बच्चों, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार रस की प्रधानता रखनी पड़ती थी। कहने का तात्पर्य यही हुआ ना कि जो राजा महाराजा रहते थे वो अपनी बुराई तो देख ही नहीं सकते थे। जैसे आज हमारा लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में क्या करते हैं कि अपनी बातों को हम विचार व्यक्त कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन पहले राजा के विरोध में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। राजा के विरोध गए मतलब तुम्हारा जीवन खत्म। कवि रहते थे तो केवल राजा का गुणगान ही कर सकते थे, राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रेम प्रसंग का भर भर के वर्णन करते थे ताकि हमारा राजा भी क्या है, खुश रहे। और खुश रहेगा तभी तो दान दक्षिणा जितना हो सकता है देगा, नहीं तो फिर खत्म। समझ रहे हो ना। इसलिए भैया रीतिकार को श्रृंगार काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें राज दरबारी जो कवि होते थे राजा के भाव को श्रृंगार रस के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उकेरा है ना। मतलब राज दरबारी कवि होते थे, राजा के प्रेम प्रसंग का भर भर के वर्णन किया है। ठीक है। इस कारण से श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस के कारण श्रृंगार काल कहा जाता है। अगला, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार से गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? देखो भाई, कोमल का मतलब लचीलापन, और कठोर मतलब अंदर से कठोरता दिखाने का गुण। यानी दोनों में कैसे गुण हो सकता है? हाँ, गांधी जी में दोनों गुण कैसे हो सकता है? देखो, लेखक ने गांधी में कोमल और कठोर दोनों भाव का समावेश बताया है। गांधी जी अपने जीवन में सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे भावों को जीवन का आधार बनाया। मतलब सत्यता, अपने जीवन में सत्य की ओर चलना है ना। प्रेम, हर व्यक्तियों से प्रेम करना है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा मतलब मार काट, है ना, जबरदस्ती के लूटपाट, इन सब चीजों से दूर रहना है। भावों को अपने जीवन में आधार बनाया है। उन्होंने इसके पालन के लिए कठोरता से काम लिया है। मतलब जहां उन्होंने सत्यता यानी सत्य पर चलने की बात कही है, एक दूसरे से प्रेम करने की बात कही है। कोमलता यही बताता है कि सत्यता थी, अहिंसा थी, मतलब हिंसा ना करना उनका एक परमो धर्म था। यानी कहने का तात्पर्य है वो किसी को भड़काते नहीं थे, कि हिंसा के बिल्कुल विरोध थे। हिंसा के विरोध का मतलब जैसे मान लीजिए भारत देश स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था, तो उनका ये आदत नहीं था कि भाई मार काट से हम जीतेंगे। वो अपने बातों को रख करके, लोगों को झुका करके, है ना, अपनी जीत हासिल करना चाहते थे। वो हमेशा उग्रवादियों के बिल्कुल विरोध में रहते थे। और कुछ लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस उबलता हुआ खून वाले व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद करो हमारा साला बोले कि धाए वाला से राम प्रसाद बिस्मिल, ये ऐसे रहते थे कि हम मारेंगे या मरेंगे, खत्म कहानी। लेकिन गांधी जी बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने मतलब ये बहुत बड़ा काम अपने देश को आज़ादी कराने में, मतलब आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। तो वो अहिंसा के साथ थे, मतलब हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनको कहा जाता है एकदम कोमल थे। मतलब प्रेम पर व्यवहार पर विश्वास करते थे, सत्य पर चलने के लिए कोशिश करते कि भैया हमारा जल जमीन है तो हमारा अधिकार रहना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं रहना चाहिए। हम प्रेम व्यवहार पर ही जीवन जीना चाहते, अहिंसा पर चलना चाहते थे। लेकिन इनको पालन करने के लिए अपने अंदर से कठोर भी थे कि हम सत्यता पर हैं, हमें चाहे जितना लड़ाई लड़ना पड़े हम सत्य पर ही चलेंगे, चाहे हमें जीवन में त्याग देना पड़े, अपना जीवन मृत्यु के हवाले करना पड़े, लेकिन हम सत्ता पर ही रहेंगे। कठोरता था उस नियम, अपने जो सत्य, प्रेम और अहिंसा का पालन करने के लिए अंदर से कठोरता था, इसलिए कहा जाता है कोमल और कठोर दोनों उनके अंदर समाहित था। ठीक है। ये तीनों भाव जितने कोमल हैं उनके पालन के लिए कठोर अनुशासन अपनाना होता है। इस कारण से ये जो भाव है उनके अंदर सत्यता, प्रेम और अहिंसा, सत्य, प्रेम और अहिंसा पर चलने वाले महात्मा गांधी उसको पालन करने के लिए कठोर अनुशासन का
अनुसरण करते थे, क्योंकि उनको पालन करने के लिए कठोरता दिखाना पड़ता था, है ना। अंदर से वो इतना जितना कोमल थे, उसको पालन करने के लिए उतना ही दृढ़ निश्चय थे। इस कारण से कहा जाता है कोमल और कठोर दोनों चीज समाहित है गांधी जी में, ठीक है। कोमलता और कठोरता दोनों समाहित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है नई कविता की दो विशेषताएं। नई कविता नई नई चीज है, जब नई नई चीज होगी तो नवीनता, है ना, प्रयोग, नए नए चीजों का प्रयोग करेंगे तो प्रयोगों में नवीनता आ जाएगी। नई नई चीज है ना भाई, नई चीज, नई कविता मतलब अब आधुनिक की बात करें तो नई चीजों के लिए नई चीजों को हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोगों में नवीनता आ जाएगा। क्षणवाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रधानता, तीन आप लोगों को दिया हूं, दो तैयार कर लेना, दो विशेषताएं पूछा जाता है। लघु मानववाद, कई कविता में मानव जीवन का विशेष महत्व दिया गया है। लघु मानववाद मतलब मानव जीवन के बारे में वर्णन करना, है ना। क्षणवाद की प्रधानता, नई कविता में मनुष्य के जीवन प्रत्येक क्षण को महत्व दिया जाता है ना। फिर प्रयोगों की नवीनता, नई कविताओं पुराने भाव शिल्प विधाओं के स्थान पर नई भावनाओं का शिल्प विधाओं को प्रस्तुत किया है। वैसे भी भाई नई कविता है मतलब शब्द ही है, इस काल में नए चीजों का अनुसरण करेंगे, नए चीजों का अध्ययन करेंगे, नई चीजों का शोध करेंगे, तो पुराने चीजों में थोड़ी चलेंगे। तो नई कविता की विशेषता में लघु मानववाद की विशेषता मतलब मानव जीवन के बारे में और प्रत्येक क्षण का वर्णन किया गया है। तो दो विशेषताएं आप लोग इसको तैयार कर लेना, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। जो याद करने वाला है वो तो करना ही पड़ेगा। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी का और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। देखो बच्चों, आपके जीवन में सुख दुख दोनों आता है। सुख दुख जब दोनों आता है तो आप, जब सुख का जीवन रहता है तो बढ़िया बढ़िया आप लोग खुश रहते हो, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो बहुत अंदर से कष्टदायी होता है और आप ज्यादा परेशान रहते हो। लेकिन यदि कहीं ऐसा उम्मीद हो जाए कि कल फिर से कहीं ना कहीं खुशी का दिन आएगा, उस आस और उम्मीद से हम अंदर से खुश रह सकते हैं, यही चीज बोला गया है, ठीक। और जो बच्चे कॉल करते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न समझ में आ गया कि संसार में कष्टों के सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा की जा सकती है। कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल ऐसे पैदा किया जा सकता है कि मान लीजिए आज दुख की घड़ी है, आज दुख की घड़ी है, कोई बात नहीं, ये समय टल जाएगा और फिर आने वाले समय में हमारे अंदर खुशी आएगी, मतलब अंदर से हम खुश होंगे। तो आज जो दुख की घड़ी है उसमें भी खुश रहना चाहिए, है ना। ऐसे में अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। वह जानता है कि दुख की बदली यानी जो बादल है अवश्य हटेगी। हर व्यक्ति जानता है कि जीवन में हम सुख है, जीवन में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुख भी आएगा और दुख आया है तो हटेगा भी, है ना। सुख रूपी प्रकाश अवश्य होगा और इस स्थिति में वह प्रसन्न रह पाएगा। जो व्यक्ति दुख से उभरता ही नहीं वह कष्ट और कष्टदायी हो जाएंगे। यदि हम कष्ट को भूलकर प्रयत्न करते रहें तथा विश्वास करते रहें कि सुख भी अवश्य आएंगे तो हम खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि हमारे जीवन में दुख आ गया है तो ऐसा नहीं कि केवल दुख ही रहेगा, हमारे मन में ये भाव हो जाए कि नहीं भाई आज दुख की घड़ी है तो कल कहीं ना कहीं सुख की घड़ी भी आएगी। तो उस उम्मीद से हम अपने अंदर खुशी का माहौल पैदा कर सकते हैं और जीवन में खुशमय रह सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, रेडियो नाटक में संवाद का क्या महत्व। बच्चों रेडियो नाटक में संवाद का विशेष महत्व है। बिना संवाद के रेडियो नाटक कोई मतलब कुछ का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि रेडियो नाटक में हम केवल उसको सुन सकते हैं और सुनने में, संवाद में एकदम सरल भाषाओं में व्यक्त होना चाहिए, संवाद में एकदम तार्किकता बनी रहनी चाहिए और एक के बाद एक मतलब क्रमबद्धता बनी होनी चाहिए, तभी हम उसको सुन सकते हैं। क्योंकि संवाद में दृश्य नहीं है, यानी दृश्य काव्य में तो कुछ चीजें यदि हम सुनकर नहीं समझ पाते तो देखकर समझ पाते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में केवल और केवल सुनकर ही उसका हम अर्थ निकालते हैं, इसलिए संवाद का विशेष महत्व है। रेडियो नाटक में भाषा का उपयोग संवाद के रूप में सबसे अधिक होता है। रेडियो नाटक में संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए सामने रंगमंच नाटकों की तरह दर्शक नहीं होते। देखो ना, बोला ना मैंने कि उसको हम देख नहीं सकते, दर्शक जो है सामने नहीं रहते, वो केवल और केवल बच्चों क्या है, संवाद की प्रत्येक स्थिति को ही स्पष्ट कर पाते हैं, इसलिए संवाद का विशेष महत्व होता है ना। आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो नाटक में संवाद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। रेडियो नाटक में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद से ही कोई व्यक्ति रेडियो नाटक के
मतलब नाटक को समझ पाता है, उसके संवाद में जो तार्किकता होती है, क्रमबद्धता होती है, उसका विशेष महत्व होना चाहिए, क्योंकि उसमें दृश्य नहीं होता है। रेडियो नाटक में दृश्य न होने के कारण दर्शक जो है वो दृश्य के माध्यम से उसको नहीं समझ पाता। यदि दृश्य होता तो कुछ चीजें जो है संवाद के माध्यम से नहीं समझता, तो दृश्य के माध्यम से समझ पाता, किंतु दृश्य न होने के कारण केवल संवाद ही ऐसा है जो कि उसके नाटक के पूरे है ना सार्थक अर्थ को व्यक्त कराता है, इसलिए संवाद का विशेष महत्व है। ओके, चलिए अपने भाषा में लिखोगे, नंबर बराबर मिलता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, शब्द शक्ति यहां पर बोला, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद बताओ। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध पे विचार व्यक्त करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। वाचक, लक्षक, व्यंजक, वाचार्थ। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, वही चीज है। शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा वही चीज है। लक्षार्थ को लक्षणा है ना, व्यंग्यार्थ को व्यंजना और वाचार्थ को अभिधा। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ठीक है, तो जो शब्द और अर्थ के बीच संबंध बताता है बच्चों, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? शब्द शक्ति कहलाते हैं। कविता के प्रति लगाव के पहले और उसके बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? देखो भाई, कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक खेतों में काम करते समय वह अकेलेपन का महसूस होता था, लेकिन जब वो कविता के प्रति लगाव हो गया तो वह खेतों में भी काम करता है और भैंसों को चराने के जाता है तो भी कविताओं में खोया रहता है। जैसे आप लोग देखो, आप लोग यदि बिजी नहीं हो, खाली मैंने, तो बिना मतलब के कहीं भी बैठे रहोगे तो बोरिंग लगेगा, कहीं भी बैठे रहोगे बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके मन में कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो। खाली मन बोलते ना, शांत मन यानी खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि मन में उद्देश्य नहीं है, कुछ काम करने का विचार नहीं है, कुछ लोग देखो तो कहीं भी घूमते रहना है, कुछ भी सोचते रहना है, बोरिंग भी लगेगा। लेकिन जब मन में भाव आ जाता है कि हमें ये करना है, उसके प्रति हम मेहनत करने लग जाते हैं, तो अंदर फिर खालीपन नहीं लगता, हम बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही बोला गया है कि कविता के प्रति जब लगाव हो जाता है, तो पहले तो व्यक्ति के पास जब कविता के प्रति कवि को लगाव नहीं था तो क्या करता था? खेत में भी बैठता था, खेत में काम भी करता था तो ऊब जाता था, काम करते करते भैंसों को चराता तो ऊब जाता था। लेकिन जब से वो कविता के मन में लगाव हो गया, कविता लिखने का आतुर हो गया, तो कहीं भी बैठा है तो उसके बारे में वो सोच रहा है ना, उसका मन बढ़िया सा ध्यान में लगा हुआ है, क्योंकि वो व्यस्त है, अपने जीवन में व्यस्त है, वो अपना मन कहीं ना कहीं लगा रहा है, अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहा है, इसलिए वो खाली नहीं है। और जब खाली नहीं है तो भाई साहब वो कैसे बोरिंग होगा? वो बोर नहीं होगा और बढ़िया अपना जीवन जी रहा होगा। ये चीज है, यानी अकेलापन नहीं लगेगा। जब तक उसके मन में कविता लिखने की कोई विचार नहीं थी, तब भैंस चरा रहा है तो अकेलापन लगेगा कि यार अकेला मैं कर रहा हूँ। खेत में काम कर रहा, अकेला लग रहा है, लेकिन अब खेत में काम भी कर रहा, फिर भी पंक्ति के बारे में सोच रहा है कि आज इसके बारे में लिखना है, कल इसके बारे में लिखना है। तो जब विचार चलते रहता है तो अकेलापन नहीं लगता, वहां भरा भरा सा महसूस होता है। अगला प्रश्न बच्चों, श्रेष्ठ विज्ञापन लिखने के लिए कोई 4 गुण लिखो। विज्ञापन कैसा होना चाहिए? विज्ञापन ऐसा हो कि सामने वाला देखकर ही आकर्षित हो जाए, है ना, तो ध्यान आकर्षित करने वाली क्षमता होनी चाहिए। अभिनव और मौलिक हो, है ना, विज्ञापन में सुबोधता होनी चाहिए, शीर्षक आकर्षक हो, रुचिकर एवं मनोहारी हो। रुचिकर मतलब उसे पढ़े तो अच्छा लगे, है ना, मन को भा लेने वाला हो, है ना। आकर्षक, शीर्षक जो ऊपर हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा जाता है, हेडिंग ही सही नहीं है तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा कि ये बिना काम का न्यूज है ना, तो ये चीजें होना चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और आज की आखिरी जो प्रश्न बच्चों, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? और इसमें लगभग बच्चों ये जो पीपीटी है इसमें 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन को हमने 3 लेक्चर के माध्यम से करा दिया था, ये चौथा लेक्चर है। और 30 क्वेश्चन का और एक पीपीटी है, लगभग 80 क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे 80 क्वेश्चन हैं, ये साला रामबाण साबित होगा। जो क्रैश कोर्स करता है, जो लास्ट में पढ़ता है, वो 80 प्रश्न पढ़ लेगा तो उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखें या कि नोट्स ले लें बच्चों। नोट्स में मात्र आप लोगों को 100 रुपए खर्च करने हैं। इतना ऑब्जेक्टिव दूंगा कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वीडियो किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ऑब्जेक्टिव दूंगा बच्चों आप लोगों को। 800 ऑब्जेक्टिव रहेंगे यार, इधर उधर नहीं भटकोगे आप लोग, जीवन भर याद करोगे कि शिव सर का मेहनत साकार हो गया। 800 ऑब्जेक्टिव भाई इतना कहीं मिलना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं तो कांटेक्ट जरूर करें। बाकी यहां पर देखें, गंगा भारतीय समाज के लिए सबसे पूजनीय नदी, ठीक है।
जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं है अपितु मां है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे। इसलिए ही इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। मतलब इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा मैया का हमारे भारत देश में संस्कृति समाज या साहित्य के इतिहास के लिए सबसे ज्यादा महत्व विशेष योगदान है। आज भी गंगा के तराई में गेहूं की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि जानते हो कि पानी जब बह के आता है तो खाद बहा के लाता है। खेतों का जो ऊपरी रसावट ह्यूमस है वो बहा के लाता है, नदियों के साथ आता है। जहां पानी जाकर के जमा होता है तो तराई वाले भाग में जाकर वो पानी घुसता है, वहां पर उसका जो खाद जम जाता है, वहां पर गेहूं की उपज बहुत ज्यादा होती है। पहले लोग क्या होते थे, नदियों के किनारे ही बसते थे। क्यों? क्योंकि पानी का साधन नहीं था कि बोरवेल कर लेते हैं यहीं पे और यहीं पे हम पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं था। तो नदियों के किनारे खेती करते थे, तो नदियों के किनारे ही बसकर मवेशी ज्यादा पालते थे। गाय भैंस बहुत ज्यादा मात्रा में पहले होते थे। आज अब देखो बहुत लोगों को बोझ लगने लग गया है। आजकल क्या होता है कि गाय भैंस पालने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। अब तो डेयरी फार्म, पहले हर व्यक्ति के पास होता था, है ना, दूध क्या है हर व्यक्ति के पास मिलता था, लेकिन आज बहुत कम लोगों के पास रहता है। डेयरी फार्म खोलना पड़ता है, अलग से डेयरी खोलते हैं। लेकिन पहले झुंड के झुंड गाय भैंस होते थे, खेती कम होती थी। खेती कहाँ होती थी? जहां सिंचाई का साधन रहता था। इसलिए नदियों के किनारे लोग बड़े मतलब बसते थे। और वहीं पे बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही क्यों बने? सबसे पहले क्यों वहां पर? क्योंकि वहां भी कोई राजा महाराजा आया, वहां पे रहा। वहां पे जब धीरे धीरे विस्तार बढ़ता गया, पानी का सुविधा, जहां पे पानी होगा वहीं पे लोग, पहले तालाब इतना खुदाई क्यों होता था? क्योंकि कुओं पर आश्रित नहीं थे, बोरवेल पर आश्रित नहीं थे, ट्यूबवेल पर आश्रित नहीं थे। वो सीधा सीधा तालाब बना देते थे। तालाब बनाने से क्या फायदा होता था? बरसात आया, पानी भर गया, उसका उपयोग सिंचाई के लिए, उसका उपयोग गौ रक्षा के लिए, उसका उपयोग गाय भैंस बैल बकरी सबको नहलाने के लिए, खुद के नहाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ उस तालाब से काम हो जाता था, खेती करने के लिए। इसीलिए पहले के लोग तालाब बनाते थे। बहुत पुरानी तालाब आप लोगों गांव में भी होगी, हमारे भी गांव में बहुत पुरानी पुरानी तालाब है ना। आज से 100-100 200 साल पहले की दिन पहले हमारे पूर्वज जो होते थे वो मतलब अपने तरीके से खेती करते थे, जीवन यापन करते थे और अच्छा जीवन था। लेकिन आज उस तालाब को खत्म कर रहे हैं लोग बाग, उसी को बराबर करके उसमें खेती करने लग गए। क्योंकि अब आजकल बोरवेल का जमाना हो गया, ट्यूबवेल, कुआं, ये सब चीज आधुनिकीकरण के कारण, है ना, ये सब धीरे धीरे समाप्त भी हो रहा है। तो गंगा मैया की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंगा मैया का जो पानी भी है वो मात्र एक पानी नहीं है, बल्कि आज भी गंगा जल के रूप में लोग उसका पान करते हैं। जैसे आप कहीं पे देखो कीर्तन भजन होता है तो गंगा जल का वितरण होता है, या कि कहीं पे अशुद्धि आ जाती है तो उसको गंगा जल छिड़कते हैं तो बोलते हैं शुद्धि हो जाती है। अशुद्धि मुझे नहीं पता, पर ऐसा लोग करते हैं क्योंकि उसे पवित्र मानते हैं। और जबकि गंगा जल ऐसा पवित्र क्यों है? साइंस का कहना है ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस कारण उसका पानी खराब नहीं होता, इसलिए गंगा जल लंबे समय तक आज तक रह सकता है। तो धार्मिक विशेषताओं, है ना, और हमारे समाज साहित्य की इतिहास होने के कारण गंगा मैया की जय बोलते हैं। सबसे पहली परंपरा ही हमारे भारत देश की गंगा मैया का विशेष महत्व स्थान, है ना, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, प्रकार के नगर गंगा मैया के किनारे ही स्थित है। तीर्थ स्थल वो भी गंगा मैया के किनारे है, इसलिए गंगा का विशेष स्थान है। अतः इंदर सेना भी गंगा मैया की जय बोलते हैं। इस तरीके से आज का हमारा क्लास खत्म होता हुआ, वीडियो को शेयर कर दें, है ना, लिंक शेयर करेंगे हाँ अपने दोस्तों के साथ। प्यार सपोर्ट आपका अच्छा रहता है तो मुझे भी दिल खुश हो जाता है कि नहीं यार शिव सर आपके लिए इतना मेहनत करेगा, जितना उम्मीद नहीं की होंगे आप लोग उतना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बस वीडियो को ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।